Let's improve English. तुम दूसरों के मामलों में घुसना कब छोड़ोगे? When will you stop interfering in others' affairs? When will you stop interfering in others' affairs? Interfering in others' affairs का मीनिंग होता है किसी के मामलों में फालतू में टांग घुसाना, टांग अड़ाना, यानी कि इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स. सो व्हेन विल यू स्टॉप डूइंग दैट? फ्रेंड्स, इसी तरह से डेली यूज सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को. इस वीडियो से आपको कुछ फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेंगे, बहुत यूजफुल चीजें आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेंगी. हम में से सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. जैसे हम कह रहे हैं कि हम सब में से सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. ईच वन ऑफ अस विल हैव टू डू समथिंग और द अदर. ईच वन ऑफ अस यानी हम में से ईच वन यानी सबको, will have to do करना पड़ेगा, something or the other कुछ ना कुछ, यानी या तो ये या तो वो, कुछ ना कुछ काम हम में से हर एक को करना पड़ेगा. मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. इसमें लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो प्रेफर के साथ देन लगा देते हैं, वो गलत है. प्रेफर के साथ आपको preposition to का यूज करना है. I prefer tea to coffee यानी कॉफी से ज्यादा मुझे टी पसंद है. Another example, मुझे क्रिकेट खेलने से ज़्यादा क्रिकेट को देखना पसंद है, मैच देखना पसंद है. आई प्रेफर वॉचिंग क्रिकेट टू प्लेइंग इट. आई प्रेफर वॉचिंग क्रिकेट टू प्लेइंग इट. सो टू आई है, टू प्लेइंग इट यानी खेलने से ज़्यादा मुझे उसे देखना पसंद है. जैसे कि आप मार्केट में गए हैं और आपके सामने दो टी शर्ट्स हैं, आपको नीले वाली पसंद है, आप कह सकते हैं आई प्रेफर द ब्लू वन. आई प्रेफर द ब्लू वन. सो प्रेफर का मतलब होता है जब आप किसी एक चीज को पसंद करते हैं, जब आपके पास दूसरी भी चॉइस है लेकिन उस चॉइस में आप किसी एक चीज को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उसके लिए प्रेफर यूज करते हैं. फ्रेंड्स, मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि पुट फोर्थ और सेट फोर्थ को कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो देखिए, पुट फोर्थ का मतलब होता है जब आप किसी अपने आइडिया को, किसी अपने प्लान को किसी लोगों के सामने रखते हैं, उसे पुट फोर्थ करना कहते हैं. ये आप कैजुअली ही अपना कुछ सजेशन बता रहे हैं, कैजुअली आप कह रहे हैं कि ऐसा करें वैसा करें, प्लान बता रहे हैं. जबकि जब आप सेट फोर्थ करते हैं, इसका मतलब वो बहुत कैजुअल नहीं है, वो बहुत फॉर्मल है और आपने बता दिया है, बस आपने सामने अपनी बात को आपने बता दिया, बस वो ज्यादा सीरियसली आपने बताया है. जब आपको कैजुअली कोई चीज प्रेजेंट करनी है लोगों के सामने तो आप पुट फोर्थ का यूज करते हैं. जैसे मैंने अपना प्लान सबको बताया लेकिन किसी को पसंद नहीं आया. आई पुट फोर्थ माई प्लान बट नोबडी लाइक्ड इट. आई पुट फोर्थ माई प्लान बट नोबडी लाइक्ड इट यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैंने बस अपना प्लान सबको बताया कैजुअली, मैंने उनको अपना प्लान बताया कि ये मेरा प्लान है, अपना भी मैंने आगे रखा, अपना प्रस्ताव आगे रखा, अब जैसा होगा वैसा होगा, उनकी मर्जी है. सो आई पुट फोर्थ माई प्लान बट नोबडी लाइक्ड इट. मैं चाहता हूं कि तुम अपने आइडिया को मीटिंग के दौरान सबके सामने रखो. आई वॉन्ट यू टू पुट फोर्थ योर आइडिया ड्यूरिंग द मीटिंग. आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूं, टू पुट फोर्थ योर आइडिया, अपने आइडिया को पुट फोर्थ करना तुम ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान. ये पुट फोर्थ है यानी अपने सजेशन को, अपने प्लान को लोगों के सामने रखना, पुट फोर्थ करना. और सेट फोर्थ करने का मतलब होता है किसी चीज को आप लोगों के सामने ला रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ साबित कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ ये है भाई. जैसे कि एक कंपनी ने अपनी पॉलिसी को सेट फोर्थ किया लोगों के सामने, जैसे कि मैंने अपनी डिमांड रख दी कंपनी के सामने. आई सेट फोर्थ माई डिमांड टू द कंपनी. इसका मतलब है मैंने कंपनी के सामने अपनी डिमांड रख दी, ये मेरी डिमांड है. तो सेट फोर्थ करने का मतलब होता है किसी चीज को आपने बस बता दिया है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, अब आप देख लो. और पुट फोर्थ का मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं और सेट फोर्थ का मतलब आप बता रहे हैं, किसी पॉइंट को आगे रख रहे हैं. ज्यादा इन दोनों में फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है. आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. तुम्हारी दुआ काम आ गई. तुम्हारी दुआ काम आ गई. काफी बार लोग दुआ करते हैं भगवान से और वो पूरी हो जाती है, तब हम कहते हैं तुम्हारी दुआ काम आ गई. एक्चुअली में मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा था, इसे कह सकते हैं योर इन्वोकेशन सक्सीडेड. योर इन्वोकेशन सक्सीडेड. इन्वोकेशन का मतलब होता है कोई प्रेयर जो आप भगवान से करते हैं, दुआ करते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे उर्दू का वर्ड होता है दुआ करना, प्रेयर करना, भगवान के सामने कोई बात रखना. सो योर इन्वोकेशन सक्सीडेड यानी आपकी दुआ काम आ गई, सफल हो गई. उसका दिमाग हमेशा कहीं और ही रहता है, उसका ध्यान हमेशा कहीं और ही रहता है. हिज माइंड इज ऑलवेज एल्सवेयर. हिज माइंड इज ऑलवेज एल्सवेयर. एल्सवेयर इज एन एडवर्ब व्हिच मीन्स एट सम अदर प्लेस, इन सम अदर प्लेस, किसी और ही जगह में रहता है. हिज माइंड इज ऑलवेज एल्सवेयर. जैसे कि सिर्फ इसी कमरे में गर्मी है और कहीं नहीं. It's hot only in this room but not elsewhere. It's hot
ओनली इन दिस रूम बट नॉट एल्सवेयर, यानी और कहीं पर गर्मी नहीं है, बस इसी कमरे में गर्मी है। हर वक्त वो बस बुद्ध की तरह बैठा रहता है, ना रोता है, ना हंसता है, ना कुछ बोलता है। He stays stone-faced the entire time. He stays stone-faced the entire time. Stone-faced, it's an adjective. If you say that somebody is stone-faced, that means that person doesn't show any emotion. He is neither crying nor laughing. He is not showing any emotion. That means you can say that he is stone-faced. So he stays stone-faced the entire time. यानी हर वक्त पूरे समय वो stone-faced ही रहता है। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। जैसे कि आपने किसी चीज को लोगों के सामने पुट फोर्थ किया है, लोगों के सामने रखा है, फिर आप कह रहे हैं इसके दोनों है, इसके अपने फायदे भी है और नुकसान भी। इट हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी इसके अपने ही एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, फायदे और नुकसान दोनों हैं। उसकी मम्मी हमेशा उसकी हिमायत लेती है। उसकी मम्मी हमेशा उसकी हिमायत लेती है, उसकी हिमायत लेती है। हम ऐसे बोलते हैं, हिमायत लेने का मतलब होता है कि उसकी तरफ बोलती है। उसको कोई डांटता है तो उसी की तरफ बोलती है, उसका पक्ष लेती है। हम ऐसे कहते हैं ना, हिमायत लेना। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हिज मदर ऑलवेज इंटरसीड्स फॉर हिम। हिज मदर ऑलवेज इंटरसीड्स फॉर हिम। सो इंटरसीड करने का मतलब होता है बीच बचाव करना। बीच बचाव करना, किसी को बचाना, किसी के पक्ष में होना, इंटरसीड करना। जैसे कि मैं जब भी उसे डांटता हूं तो उसका दोस्त बीच में उसको बचाता है, बीच में उसका पक्ष लेता है। When I scold him, his friend always intercedes. When I scold him, his friend always intercedes. जब भी मैं उसे डांटता हूं, उसका फ्रेंड हमेशा इंटरसीड करता है, यानी बीच में उसको बचाने के लिए आ जाता है। वो बिना दरवाजा खटखटाए एकदम से अंदर आ गए, डिस्टर्ब कर दिया। They barged in without knocking. They barged in without knocking. If you barge in somewhere, that means you go somewhere unexpectedly. People were not expecting you and you went somewhere unexpectedly and you might have disturbed them. हो सकता है आपने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो, यानी या फिर बीच में आपने दखल दे दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इसका मतलब आपने बाज इन किया। जैसे कि आप एकदम से कहीं चले जाते हैं, लोग आपस में बात करें, तो आप कह सकते हैं दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एकदम से आपके कमरे में आ गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू बार्ज इन, सॉरी टू बार्ज इन। सो बार्ज इन करने का मतलब होता है कहीं पर चले जाना एकदम से, बिना खटखटाए, बिना किसी वार्निंग के एकदम से चले जाना। सो बार्ज इन करना। फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ फ्रेजेस, कुछ यूजफुल वर्ड्स सीखे होंगे। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, और इसी पर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल दिवाली के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि दिवाली में हम किस तरह की बातें करते हैं, पटाखे जलाना, फुलझड़ी जलाना और जो भी बातें होती है दिवाली में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि दिवाली आने वाली है तो काफी यूजफुल सेंटेंसेस आपको उस वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।